वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। So today we starting the class that is all about the motivation. My name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda. Mentored and guided more than 1000 plus candidates who have successfully qualified UGC NET GRF in their respective field. Cracked the UGC NET JRF 4 times in a commerce and management, published more than 20 research papers in top quality index journals, MBA international business, MCOM, IB, MA economics and PhD applied economics. तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया सके। मोटिवेशन आज का टॉपिक है, तो मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जल्दी से जुड़िए ऑनलाइन। प्लीज जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। टुडेज टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन दैट इज ऑल अबाउट द मोटिवेशन की हम लोग बात करेंगे। तो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के टाइप्स क्या होते हैं, थ्योरीज, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज साइक फोर्स, इट्स अ टोटली इनर फिनोमिना दैट ड्राइव्स एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स गोल रियलाइजेशन। हम लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए इट्स टोटली इनर फिनोमिना है। आपके अंदर से एक अगर मोटिवेट नहीं है तो आप कोई भी पर्टिकुलर गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन इज ऑल अबाउट द टोटल एंड एवरीवन इज हैविंग देयर ओन डिफरेंट व्हाट वी कॉल फैक्टर्स टू मोटिवेट। तो हर इंसान के लिए अलग अलग फैक्टर्स भी है मोटिवेशन के लिए। हो सकता है जिस पर्टिकुलर फैक्टर्स की वजह से आप मोटिवेट हो, बट इन द सेम टाइम अदर पीपल्स आर नॉट गेटिंग द मोटिवेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर्स। So motivation is totally a physic force that drives an individual towards goal realization. So totally it's an inner phenomena. What are the factors which motivate to you? What are the factors which motivate to others? So we have a different factors for the different peoples, and it's totally inner phenomena. Francis Likert has motivation has the core of the management. Francis Likert has called motivation has the core of the management. Motivation derived from Latin word movere, which means to move. Need is equal to, so if the individual has a high intensity for achieving the goal, then his level of motivation is also high. तो मोटिवेशन होता है कि अंदर से कैसे किस पर्टिकुलर चीज के लिए मोटिवेट कैसे हो रहा है। तो इफ द इंडिविजुअल्स हैज हाई इंटेंसिटी फॉर अचीविंग द गोल, हर किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी है किसी गोल को अचीव करने के लिए, इस लेवल ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो हाई। तो मोटिवेशन इज ए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है? एक गोल डायरेक्टेड हम लोग एक स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। मोटिवेशन रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑल्सो, यस। Satisfaction refers to the contentment experience of individual which it drives out of the need fulfillment. Persons motivated in a totality, not in a part. So motivations की हम लोग बात करेंगे सिंपल भाषा में कि मोटिवेशंस क्या है, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा
कि मोटिवेशन इज ऑल अबाउट द मोटिवेशन इज ऑल अबाउट द इनर फिनोमिना और इट्स ए फिजिक फोर्सेस. ठीक है, क्लियर है ना. और फर्दर हम लोग बात करेंगे मोटिवेशंस की कि मोटिवेशन द प्रोसेस दैट इनिशिएट दैट गाइड एंड मेंटेन द गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स. मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट that guide and maintains the goal oriented behavior. It is what causes you to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain the knowledge. So we have the अलग अलग, वही प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए आपको, नॉलेज के लिए यूजर्स नीड टू रीड द बुक. तो मोटिवेशन इन्वॉल्व द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस. मोटिवेशन इन्वॉल्व द बायोलॉजिकली, emotional, social and cognitive forces that activate the behavior, in a everyday uses. The term motivation is frequently in a everyday behavior, in a everyday life, the term motivation is frequently used to describe why a person does something. कोई इंसान क्यों जो कुछ भी करता है वो क्यों करता है. It is driving forces behind the human actions. It is driving forces. कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ पैसा के लिए काम कर रहे हैं, कुछ इज्जत के लिए काम कर रहे हैं, कुछ रिकॉग्निशन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट के लिए काम कर रहा है. तो मोटिवेशन doesn't just refers to the factor that activate the behavior. It also involve the factor that direct and maintain these goal directed actions. Thus motivators are rarely directly observable. As a result, we often to infer the reasons why people do the things they do based on the observable behaviors. कोई इंसान कोई काम क्यों करता है. ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन नहीं आता है, अगर टाइप्स नोट कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो पढ़ लीजिएगा. देखो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक. तो अगर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन बिहेवियर की बात करेंगे, एक्सट्रिंसिक EXTRINISIC एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बिहेवियर क्या होता है? और दोज अराइज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ऑफन इन्वॉल्व रिवॉर्ड सच एज ट्रॉफीज, मनी, सोशल रिकॉग्निशन एंड प्रॉपर्टी. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, दैट ऑफन इन्वॉल्व रिवॉर्ड की बात करते हैं, पैसा की बात करते हैं, प्रेजेस की बात करते हैं, रिकॉग्निशन की बात करते हैं, एफिलिएशन की बात करते हैं. पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करेंगे, वो अराइज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल. एक इंसान के अंदर से जब मोटिवेट होता है, सच एज डूइंग ए कॉम्प्लिकेटेड क्रॉसवर्ड पजल्स प्योरली फॉर द पर्सनल ग्रेटिफिकेशन ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप, वो क्यों कर रहे हैं? कहना है पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए. समझ गए? तो इंट्रिंसिक इज ऑल अबाउट विच इज कमिंग फ्रॉम द इनर फिनोमिना. एक्सट्रिंसिक जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग समथिंग. क्यों कर रहे हैं? कुछ कोई भी चीज आप अचीव करने के लिए, कि आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, प्रेस मिलेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगा, मनी मिलेंगे. ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक हो गया. नेचर ऑफ मोटिवेशन अगर हम लोग बात करते हैं, बेस्ड ऑन द मोटिव्स, कोई स्पेसिफिक मोटिव्स के लिए कुछ करते हैं. अफेक्टेड बाय द मोटिवेटिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हमने आपको बता ही दिया. रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन, मोटिवेटेड इन अ टोटलिटी. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. Need is a natural and biological phenomena in an individual. Need is a natural and biological phenomena in an individual. So there are basically three types of needs we have. First is the primary needs. Second is the secondary needs. Third is the general needs. अगर हम लोग प्राइमरी नीड्स की बात करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल नीड्स. बेसिक, बायोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड, दैट इज कॉल्ड रोटी, कपड़ा, मकान, सोना, सांस लेना. Biological or unlearned need which is essential for the survival of the human being. Food, clothes, shelter, sleep, breathe. ऐसी need जो also called as very psychological needs, basic needs, biological needs, unlearned need which is very essential for the survival of the human being. Example, food, clothes, shelter, sleep, breathe. That is called primary need. अगर हम लोग secondary needs की बात करेंगे, also called learned need or derived need which we learn from the experience and individuals. Need for status, need for recognition, power and achievement.
तो प्राइमरी नीड होती है वो अनलर्न नीड होती है, वो आप सीखते नहीं किसी से, आपको अपने एक सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बीइंग को जीवन जीवित रहने के लिए ऐसी जरूरतों को ऐसी लगातार जरूरतों को आपको पूरा करना पड़ता है। बोले फूड की बात करेंगे, क्लोथ की बात करेंगे, शेल्टर की बात करेंगे, स्लीप की बात करेंगे, ब्रीथ की बात करेंगे। सेकेंडरी नीड की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड लर्न नीड। हम लोग सीखते हैं, विच इज एक्चुअली ड्राइविंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस फ्रॉम what actually you are observing from the environment। और इंडिविजुअल पास्ट डेटा से, प्रेजेंट डेटा से जो चीजें सीखता है, स्टेटस के लिए हम लोग कुछ बात करते हैं, रिकॉग्निशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी नीड्स। वही जनरल नीड्स की बात करेंगे, सामान्य जरूरतों, दिस नीड्स इज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स। प्राइमरी सेकेंडरी के बीच की नीड्स होती हैं। नीड फॉर कॉम्पिटेंसी, क्यूरियोसिटी, मैनिपुलेशन एंड अफेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स, जनरल नीड्स। थ्री थिंग्स अराइजेस बिकॉज ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। अगर 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 आपकी नीड्स फुलफिलमेंट नहीं होती हैं तो कौन कौन सी नीड्स आपकी अराइज होती हैं? फ्लाइट, पीपल क्विट द जॉब, लोग नौकरी छोड़ के चले जाते हैं अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट और एम्प्लॉय डू एवरीथिंग एक्सेप्ट इस वर्क, लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं, बहुत ज्यादा एंथुसिज्म के साथ काम नहीं करते हैं। एम्प्लॉयज डू एवरीथिंग एक्सेप्ट इस वर्क, काम सब कुछ करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में रहकर बट काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे, ये अपैथी वाली स्टेज होती है। अग्रेशन की बात करेंगे, अग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड हार्म देमसेल्फ और सराउंडेड बाय देयर बिहेवियर। तो अग्रेसिव होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं एंड हार्म देमसेल्फ, अग्रेसिव होंगे, अपने आप को हार्म करेंगे, सराउंडेड बाय देयर बिहेवियर्स, दैट इज कॉल्ड अग्रेशन। तो थ्री थिंग्स अराइजेस अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं आपकी, ठीक है, अगर आपकी जनरल नीड्स पूरी नहीं हो रही, प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं हो रही, सेकेंडरी नीड्स पूरी, बहुत सारी टाइप की जरूरतें हो सकती हैं। तो आपकी अगर नीड्स पूरी नहीं होगी, ओवरऑल समझने की कोशिश करिए, तो आपको क्या होगा, तो आपको कुल मिलाकर आपको तीन, फ्लाइट की स्थिति आएगी, अपैथी की स्टेज आएगी और अग्रेशन की स्टेज आएगी। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब आगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यहां तक कोई डाउट है बताइए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। कहता है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, तो भी कई सारी अलग अलग थ्योरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 100% आरपीएससी की बात करिए, वाली यूजीसी नेट की बात करिए, नेट में भी 2 से 3 क्वेश्चन मोटिवेशन से आते हैं। और आरपीएससी की बात करेंगे, आरपीएससी के एग्जामिनेशन में 7 से 8 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी गिवन बाय द अब्राहम एच मैस्लो, तो ए एच मैस्लो ने ये थ्योरी दिया है, ये भी पूछ सकते हैं। एक और इनके द्वारा इन्होंने नीड को एक हायरार्की में, एक पहले फर्स्ट नीड पूरी होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इन्होंने नीड को एक हायरार्की में, जैसे होता नहीं पिरामिड बना के रखते हैं, तो इन्होंने पिरामिड बना के रखा हुआ है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम नीड्स आर अरेंज इन अ हायरार्की। इफ द बेसिक नीड्स आर नॉट मेट, एफर्ट टू सेटिस्फाई द हायर नीड आर पोस्टपोन्ड। अगर किसी इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात यह है कि क्या होगा उसका, आपकी जो और जितनी नीड्स हैं, अगर हम सिक्योरिटी नीड्स की बात करेंगे, सोशल नीड्स की बात करेंगे, वो सभी की सभी नीड्स आपकी क्या होंगी, पोस्टपोन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पोस्टपोन हो जाएंगी, ठीक है। सीधी सी बात, अगर आप बेसिक नीड अपनी नहीं पूरी कर पा रहे, तो हाउ कैन यू थिंक अबाउट टू फुलफिल योर अदर नीड्स? तो दैट इज द रीजन मास्लो हैज टोल्ड, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो उन्होंने बोला है, एक पिरामिड बना के दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्लियर? तो पहला बात हम लोग करेंगे यहां पर किसका,
फिजियोलॉजिकल नीड, जो कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान, विच यू हैव टू बी फुलफिल एट एनी कॉस्ट। ना चाहकर या ना चाहकर भी आपको हर कीमत पे दीज नीड्स यू हैव टू बी फुलफिल, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो हमने आपको पहले ही बोला, मैस्लो ने पूरी सभी नीडों को क्या करा है? एक हायरार्की में बना के रखा हुआ है, वर्टिकल में। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे। तो फर्स्टली यू हैव टू बी फुलफिल योर बेसिक नीड, then up you will move towards some other need, then you are moving towards other needs. So that is all about what we call hierarchy level. So physiological needs, security needs, safety needs, social needs, self esteem need, self actualization. That is the only reason I put it down the sign of greater. Physiological needs, okay, then physiology, the basic necessity of the life. एक इंसान को सर्वाइवल के लिए फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा एंड मकान, ऑल्सो कॉल्ड है बेसिक नीड, विच वी हैव टू बी फुलफिल एट एनी कॉस्ट। भाई सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स की हम लोग जब बात करते हैं बच्चा, तो नीड फॉर सेफ्टी, फिजिकल डेंजर, सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो एक बार आपकी रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, फिर हम लोग सेफ्टी की बात करेंगे, पर्सनल सेफ्टी की बात करेंगे, फिजिकल डेंजर की बात करेंगे, सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटीज की बात करते हैं हम लोग। पता नहीं आपकी जब जरूरतें पूरी होती है, फिर हम लोग क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी मिसहैपनिंग्स होती है, ताकि यू शुड हैव सर्टेन फंड्स विद यू, ताकि उसको आप उनको कंपनसेट कर सकें। तो दैट इज सिक्योरिटीज एंड सेफ्टी नीड्स में हम लोग क्या करेंगे? नीड फॉर सेफ्टी, हम लोग सिक्योरिटीज की बात करेंगे, सेफ्टी की बात करेंगे, फिजिकल डेंजर्स की बात करेंगे, सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करेंगे, ताकि आप ऐसी जरूरतों को पूरा कर सकें, ताकि जो अगर फ्यूचर में कोई अगर दिक्कतें आती हैं, यू शुड हैव सर्टेन फंड्स विद यू, ताकि उसको आप ओवरऑल मैनेज कर पाओ। तो वंस यू विल बी एबल टू मीट आउट द फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स, देन मूविंग टूवर्ड द सोशल नीड्स, सामाजिक जरूरतें। देखिए दुनिया में समाज भी बहुत जरूरत है। अगर जहां पर आपको लगता है एक शहर में अगर आपको केवल अकेले आपका परिवार रहता है और पूरे शहर में कोई नहीं रहेगा, तो आप बहुत लंबे समय तक की सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एज मैन इज अ सोशल एनिमल, दे नीड अफेक्शंस, लव एंड दे मेक रिलेशंस। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एक इंसान एक सामाजिक जंतु है, सामाजिक जीव जंतु है, जानते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक अफेक्शंस की, प्यार की, रिलेशंस की जरूरत है। तो दैट इज द ओनली रीजन वी आर मेकिंग सर्टेन रिलेशंस विद योर फैमिलीज, विद योर फ्रेंड्स, विद योर सोसाइटीज। तो कहीं ना कहीं ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एट एनी कॉस्ट दीज नीड्स यू हैव टू बी फुलफिल एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो सोशल नीड्स समझ के, सामाजिक नीड्स आप रिलेशंस बनाते हैं, अफेक्शंस की बात करते हैं हम लोग, इमोशंस की बात करेंगे यहाँ पर, हर चीज की हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स, इज कंसर्न विद सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इट इज कंसर्न विद द सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे। एक बार आप सोशल नीड्स पूरी कर लेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ, कि आपकी भी कुछ वैल्यू है, फीलिंग ऑफ यूनिक एंड रिकॉग्निशन। ओके, तो सेल्फ एस्टीम एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप सेल्फ एस्टीम की लोग कहते हैं, सेल्फ एस्टीम की बात आ गई वहां पर, तो खुद की एक इमेज की बात आ गई। आप यहाँ पर यू जस्ट वांट टू बी क्रिएट योर इमेज in the presence of your society, in the presence of your family, in the presence of your friends. That is called it concerned with the self-respect or self-confidence, a feeling of personal worth, feeling of being uniqueness and you recognition. आप भी चाहते हैं कि आपकी पहचान बने, एक यूनिकनेस हो, आपकी खुद की वैल्यूज हो। लास्ट स्टेज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज से पहुंच पाते हैं। इट इज नीड टू मैक्सिमाइज वन डिजायर, it is need to maximize one desire to become more and more what one is to become everything that one is capable of becoming। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मतलब पूरी दुनियादारी से दूर हट के लोग बोलते हैं, जैसे अब्दुल कलाम की बात करेंगे, महात्मा गांधी जी की बात करेंगे, तो दोज पर्संस आर इन द स्टेज ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फिर किसी से आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो यू आर इन सच ए स्टेज, इन सच ए मेंटल स्टेज में पहुंच गए कि आपकी मतलब होता नहीं कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए आप।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपको ना किसी से फर्क पड़ रहा है, कोई somebody is criticizing you, ना किसी से मनी से प्यार है आपको, ना अफेक्शंस रिलेशंस में प्यार है, तो एक यू आप पूरी दुनिया को आप यू आर डीलिंग विद इन अ वेरी इक्विवेलेंट मानर। तो दैट इज ऑल अबाउट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बहुत एक होता है कि अपने से परे, तो इट इज नीड टू मैक्सिमाइज वन डिजायर टू बिकम मोर एंड मोर व्हाट वन इज टू बिकम एवरीथिंग दैट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ये हो गई मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब आया हर्जबर्ग मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी। इसको टू फैक्टर थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। इससे तो 100% दो क्वेश्चन आएंगे, 100%। इसमें ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया। इसमें इन्होंने दो बातों की, इन्होंने बोला कि इंसान कब मोटिवेट होता है। एक इन्होंने मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स की बात करी, एक मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करी। तो मेंटेनेंस और हाइजीन में 10 फैक्टर है, मोटिवेशनल में 6 फैक्टर है। तो इन 16 फैक्टर की वजह से एक इंसान मोटिवेट होता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये फैक्टर्स होते हैं। तो पहला है मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर। इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म दैट इट डिड नॉट सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज बट इट absent strongly dissatisfy the employer, this is called dissatisfy। तो कहने का मतलब है अगर ये फैक्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो हो सकता है वो सेटिस्फाई ना हो, बट अगर ये नहीं है तो वो अगर इनकी एब्सेंट में वो डिससेटिस्फाई जरूर होगा। तो देयर आर 10 हाइजीन फैक्टर्स, आपको ये याद करने पड़ेंगे। कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पीयर्स मतलब आपके साथ में काम कर रहा है, सुपरवाइजर आपके जो सीनियर है, सबऑर्डिनेट जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस। तो ऐसे फैक्टर, ये 10 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक इंसान मोटिवेट होता है। इनकी प्रेजेंस हो सकता है आपको सेटिस्फाई ना करे, बट इनकी एब्सेंस आपको जरूर डिससेटिस्फाई करेगी। तो दैट इज द ओनली रीजंस कि दीज 10 फैक्टर्स शुड हैव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन से हैं? An increase in these factors will strongly satisfy the employees and its decrease will not affect the level of satisfaction। अब जो ये 6 फैक्टर्स हैं, इन 6 फैक्टर्स के बढ़ने से एक एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई तो जरूर होगा, बट इनके डिक्रीज होने से हो सकता है वो सेटिस्फैक्शन उसका प्रभावित ना हो। कौन कौन से 6 फैक्टर्स हैं? अचीवमेंट, पर्सनल अचीवमेंट की बात करेंगे, रिकॉग्निशन, पहचान, एडवांसमेंट ऑफ करियर, वर्क इटसेल्फ, काम क्या कर रहे हो, पॉजिबिलिटी ऑफ द ग्रोथ, एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे फैक्टर्स हैं, इनका अगर ये फैक्टर्स इंप्रूव होंगे, इंक्रीज इन दिस फैक्टर्स विल स्ट्रांगली सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज, बट एनी डिक्रीज, अगर कोई डिक्रीज हो रहा है इन फैक्टर्स में, इट माइट नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस इज कॉल्ड फ्रेडरिक हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? टू फैक्टर थ्योरी बोला जाता है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन यहां से आएगा। तो 10 फैक्टर ये होगा, 6 वो होगा। अब आया मैकलेन नीड थ्योरी या थ्री नीड थ्योरी भी है, 3 फैक्टर थ्योरी भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी इसको बच्चों हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? 3 फैक्टर थ्योरी। It is also called 3 need theory: need for power, need for affiliation, need for achievement। कुछ लोग होते हैं नीड फॉर पावर के लिए काम करते हैं, कुछ लोग नीड फॉर एफिलिएशन के लिए काम करते हैं, कुछ लोग नीड फॉर अचीवमेंट के लिए काम करते हैं। नीड फॉर पावर का मतलब हाई पावर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, ग्रेट कंसर्न फॉर एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। कुछ लोग नीड फॉर एफिलिएशन के लिए काम करते हैं, प्लेजर फ्रॉम बीइंग लव्ड एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जहां पर काम करें, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग आपको पसंद करें। कुछ लोग होते हैं इंटेंस डिजायर टू अचीव, लगातार कुछ ना कुछ वो लोग अचीव कर सकें। ठीक है, तो मैकलेन ने दिया, किसने दिया? मैकलेन ने दिया नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट। अब देखिए लोग यूपीएससी की नौकरी, आईएएस की नौकरी क्यों करते हैं? नीड फॉर पावर के लिए। एफिलिएशन की हम लोग बात करेंगे, कोई बहुत बड़ी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? गूगल में काम कर रहे हैं, एक एफिलिएशन मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, ऐसी जगह काम कर रहे हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ लोग होता है इंटेंस डिजायर टू अचीव, लगातार कुछ ना कुछ वो लोग अचीव करते रहेंगे। तो एक पावर मोटिव, लीडिंग एडवोकेट ऑफ द पावर मोटिव बॉस अल्फ्रेड एडलर। ठीक है, तो थ्योरी किसने दिया? 3 नीड थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी मैकलेन ने दिया। नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट। क्लियर? अगली बात करते हैं ईआरजी। इसको हम लोग रिफाइन थ्योरी ऑफ
रिफाइन थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं, बोल ठीक है, रिफाइन थ्योरी ऑफ मैस्लो भी बोला जाता है। जो मैस्लो की थ्योरी है उसी को हमने और एक्सटेंडेड किया है। ये किसने दिया, एल्डेफर ने दिया। नोट कर लीजिए, 2 फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग, 3 फैक्टर थ्योरी मैकलैंड, मैस्लो थ्योरी नीड हायरार्की मैकलैंड, थ्योरी जैड विलियम आउची, ऐसे थ्योरी एक्स वाई मैक्स ग्रेगर। तो आपको ये याद होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पे याद होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, थ्योरी कौन सी किसने दिया है। तो गिवन बाय द एल्डेफर ने दिया है। इसको हम लोग रिफाइन थ्योरी बोला जाता है। एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ थ्योरी। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, देखो लिखा है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मैस्लो हायरार्की थ्योरी एंड हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लोअर ऑर्डर नीड्स एंड हायर ऑर्डर नीड्स। एग्जिस्टेंस में हमने बोला है फिजियोलॉजिकल नीड्स प्लस सोशल सिक्योरिटी, उसमें 5 थी, यहाँ पे हमने 6 कर दिया है। रिलेटेडनेस में क्या आएगा, सोशल नीड्स और हाफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। हाफ सेल्फ एस्टीम हो गया हमारा रिलेटेडनेस के साथ, हाफ सेल्फ एस्टीम हो गया हमारा ग्रोथ के साथ। ग्रोथ, हाफ सेल्फ एस्टीम प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हाफ सेल्फ एस्टीम प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, क्लियर। दिस इज थ्योरी इज गिवन बाय द एल्डेफर ने दिया। इसको रिफाइन थ्योरी ऑफ मैस्लो भी बोला जाता है। और ये थ्योरी एल्डेफर ने दिया। इसमें एग्जिस्टेंसनेस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ की बात करते हैं। तो सेम फैक्टर 5 थे, वो 5 ही रहेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड और सिक्योरिटी नीड्स एग्जिस्टेंस में आ गया। रिलेटेडनेस में सोशल प्लस सेल्फ एस्टीम को 2 टुकड़ों में बांट दिया। आधा चला गया रिलेटेडनेस के साथ, आधा चला गया ग्रोथ के साथ। People try to satisfy the most concrete needs lower first, then they move on the abstract need high। तो पहले लोग अपनी मोस्ट कॉन्क्रीट नीड्स को, अपने बेसिक नीड्स को लोग पूरा करते हैं। ये बहुत समझदारी, एक बहुत क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत सरल समझने की बात है। पहले हम लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी हायर नीड्स की बात करते हैं। तो ये हमारी लोअर ऑर्डर नीड्स हो गई, ये हमारी हाई ऑर्डर एब्स्ट्रैक्ट नीड हो गई, ये हमारी कॉन्क्रीट नीड्स हो गई। अगला आया विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है बताइए। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी। यहां तक किसी को कोई डाउट हो। वह विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी गिवन बाय द विक्टर ब्रूम, नोट कर लीजिए। इज ऑल्सो कॉल्ड VIE, बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एक्सपेक्टेंसी। VIE, वी स्टैंड फॉर बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एक्सपेक्टेंसी, क्लियर। दिस थ्योरी इज ऑन द मोटिवेशन प्रोसेस। दिस थ्योरी इज दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द मोटिवेशन प्रोसेस। बैलेंस का मतलब क्या है, इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर आउटकम। इसका बैलेंस का मतलब है कि कोई इंसान, इट मींस द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंसान की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, प्रेफरेंस की स्ट्रेंथ क्या है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करने के लिए। इट मींस द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस टू पर्टिकुलर आउटकम। भाई इंस्ट्रूमेंटलिटीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांट ए प्रमोशन, इंस्ट्रूमेंटलिटी की मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंसान को अगर कोई प्रमोट होना चाहता है, सब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। इफ समवन वांट ए प्रमोशन, कोई इंसान प्रमोशन अपना चाहता है, ही नोज superior performance is the key of promotion, so superior performance is the instrumental, the strong factor। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान अगर प्रमोशन अपना चाहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको ये पता है कि केवल सुपीरियर परफॉर्मेंस करके ये प्रमोशन पा सकते हैं, तो दैट सुपीरियर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटलिटी, इंस्ट्रूमेंटल। तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, औजार क्या है। आपको लग रहा है कि आप बहुत बटरिंग करके आपको प्रमोशन मिल जाएगा, नहीं। लेकिन सुपीरियर, आपको लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल सब कुछ क्या चलता है, बहुत ऑनेस्टी से चलता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, सुपीरियर परफॉर्मेंस होगी, तभी आपको क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। तो दैट सुपीरियर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेलिटी। कोई एक्सपेक्टेंसी की बात करें, प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर एक्शंस लीड टू आउटकम एज सुपीरियर परफॉर्मेंस लीड टू द प्रमोशन। आपको एक्सपेक्टेंसीज क्या, आपको एक आशा क्या है, आपको लगता है एक्सपेक्टेंसी क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर एक्शन लीड्स टू द आउटकम। उस पर्टिकुलर एक्शन की वजह से जो काम आप करने जा रहे, जो काम आप करेंगे, सुपीरियर परफॉर्मेंस जो देंगे आप, पर्टिकुलर एक्शन लीड्स टू द आउटकम, ताकि आप आउटकम को अचीव कर पाएंगे। तो सुपीरियर परफॉर्मेंस लीड टू द प्रमोशन, तो दैट सुपीरियर परफॉर्मेंस लीड टू द प्रमोशन, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेंसी। तो व्हाट एक्चुअली आप किस पर्टिकुलर एक्शंस जो आप लेंगे, उस पर्टिकुलर एक्शंस ही आपको एक पर्टिकुलर आउटकम्स के लिए जाएगा, ठीक है? तो दैट सुपीरियर परफॉर्मेंस लीड टू द प्रमोशंस। फिर इक्विटी थ्योरी, जे स्टेची एडम्स ने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन सोशल एक्सचेंज प्रोग्राम, यहां पर 3 टाइप, यहां पर इक्विटी मतलब एक समानता, टू मेंटेन द फेयर रिलेशनशिप बिटवीन देयर परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड इन कंपेरिजन टू द अदर। मतलब हम जब दो देशों की बोल रहे हैं, दो इंसानों की जब हम लोग क्या करेंगे, जब दो इंसानों की आपस में तुलना करेंगे, तब देखेंगे एक इंसान को अगर उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर कोई बहुत मेहनत बहुत कर रहा है बट पैसा कम मिल रहा है, तब भी दिक्कत है। कोई काम कुछ नहीं कर रहा है बट पैसा बहुत मिल रहा है, तब भी दिक्कत है। यहां पर हम लोग इक्विटी की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, एक समानता की बात करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विटी, ओवरपेड, अंडरपेड, इक्विटी। ओवरपेड क्या हो गया? आउटकम इज ग्रेटर देन इनपुट, गिल्टी, फीलिंग गिल्टी। अगर ओवरपेड इक्विटी कब होगा? जब कोई इंसान इनपुट बहुत कम लगा रहा है, मेहनत बहुत कम कर रहा है, बट उसको रिवॉर्ड्स बहुत मिल रहा है। मतलब परफॉर्मेंस इज लेस देन रिवॉर्ड। तो आउटकम्स इज ग्रेटर देन इनपुट, आउटकम बहुत कम है, बहुत ज्यादा हो रहे हैं बट इनपुट, तो आपको क्या फील होगा? गिल्टी वाला फीलिंग आएगी कि अरे आप बताइए, सामने वाला इंसान कुछ काम कुछ नहीं कर रहा है, इनपुट कुछ नहीं लगा रहा, पैसा उसको बहुत मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड ओवरपेड इक्विटी। आप ओवरपेड कर रहे हैं उस इंसान को, काम 2 रुपये का कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं आप 10 रुपया। दैट इज कॉल्ड ओवरपेड इक्विटी। भाई अंडरपेड इक्विटीज की बात करेंगे, आउटकम इज लेस देन इनपुट, डिसऑनेस्ट एंड डिससेटिस्फाई। ऐसी स्थिति जब इंसान इनपुट बहुत दे रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, बस उसको आउटकम कम मिल रहा है, ऐसे लोगों को बोलेंगे अंडरपेड इक्विटी। जब आउटकम इज लेस देन इनपुट, तो आपको क्या फील होगा? डिससेटिस्फाई। आपको लगेगा अरे सामने वाला इंसान मेहनत तो बहुत करता है बट उसको आउटकम कम मिल रहा है, तो डिसऑनेस्ट और डिससेटिस्फाई होंगे। इक्विटी कब होगा? जब आउटकम इक्वल टू इनपुट, जब आपका इनपुट ऐसा हर इंसान का उसके इनपुट के अनुसार उसको आउटपुट मिलेगा, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी, ठीक है? मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सही काम के लिए सही पैसा देना, इसको बोलते हैं इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओवरपेड, अंडरपेड, इक्विटी, आउटकम इज ग्रेटर देन इनपुट, आउटकम इज लेस देन इनपुट, आउटकम इक्वल टू इनपुट। This theory is basically for to maintain the fair relationship between their performance and reward in comparison to others. इसको बोलते हैं इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्लियर? जे स्टेची एडम्स ने दिया। अब आई थ्योरी एक्स एंड वाई। इसमें हमने पर्सनालिटी को, एक इंसान को दो टुकड़ों में बांटा है, 2 भागों में। मतलब 2 टाइप के इंसान होते हैं, थ्योरी एक्स टाइप के होते हैं, थ्योरी वाई टाइप के होते हैं। इट इन्वॉल्व सर्टेन एजम्पशन, जनरलाइजेशन, हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन नेचर। एक इंसान के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। कैसे लोग मोटिवेट होते हैं? तो थ्योरी एक्स ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, ये मॉडर्न थ्योरी है। थ्योरी एक्स वाले लोग कैसे होते हैं? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। बस थ्योरी वाई के लोग कैसे होते हैं? सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ, कुल मिलाकर ये समझिए निकम्मे टाइप के, कामचोर, हिंदी में समझिए, आई शुड नॉट यूज सच ए लैंग्वेज, बट निकम्मे टाइप के, कामचोर टाइप के लोग होते हैं, वो दैट इज कॉल्ड थ्योरी एक्स। सेल्फ मोटिवेटेड, जो एडवांस टाइप के लोग होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है, ऐसे लोग थ्योरी बाई वाले होते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी एक्स वाले में मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मैनेजमेंट। बट थ्योरी बाई के लोग सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होता है। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए इट इंक्लूड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, मोडिफाइंग बिहेवियर। यहाँ पर आपको कोई एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, कोई थ्रेट ऑफ पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। इंसान खुद से मोटिवेटेड है, खुद से काम करेगा।
मैनेजमेंट टास्क टू गेट थिंग डन बाय द पीपल थ्रू द एक्सटर्नल कंट्रोल। यहाँ पर कोऑपरेटिव इंडेवर होता है, खुद सब लोग खुद से काम करते हैं। यहाँ ऐसे लोग इंक्लूड द लोअर ऑर्डर नीड्स, लोअर ऑर्डर नीड्स को लोग पूरी करते हैं। ये मैक्सिमम आउटपुट द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंट्रोल, मिनिमम अमाउंट ऑफ कंट्रोल होता है इन लोगों के ऊपर, आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़ता, तब भी मैक्सिमम आउटपुट निकल के आता है। यहाँ पर आपको ऑटोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप फॉलो करना है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल। लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, हायर ऑर्डर नीड्स। क्लियर? तो ऐसे लोग सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कंट्रोल, खुद से काम करते हैं। यहाँ पर लोगों को थ्योरी एक्स के टाइप के लोग होते हैं, इनसे हम लोगों को काम कराना पड़ता है। अब आई लास्ट थ्योरी, थ्योरी जेड, विलियम आउची ने दिया। किसने दिया? विलियम आउची। यहां पर 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को नोट कर लिए। 5 ब्रॉड फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी। ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज, ये पॉइंट्स लिखने को आते हैं कि थ्योरी जेड में कौन कौन से पॉइंट है। ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पर, और एम्प्लॉइज का एम्प्लॉयर्स के ऊपर, एम्प्लॉयर्स का एम्प्लॉइज के ऊपर। दे शुड हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज, तभी इंसान क्या करेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन तो ह्यूमन बींग। तो ये 5 चीजों के ऊपर ये थ्योरी है। ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। That is all about the theory given by the William Auchi. That all about your today's lecture. Anybody is having any doubt, please do tell me right now. आप किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Anybody is having any doubt, please do tell me. किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट हो किसी प्रकार कोई बताइए जल्दी से। चलो, once again thank you so much for joining.